हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 परिमेय संख्याओं से संबंधित कुछ व्यवहारिक प्रश्न इसमें है। ठीक, बहुत ही आसान प्रश्नावली और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है। एग्जाम में इस प्रश्नावली से एक क्वेश्चन आपका ज़रूर बनता है। ठीक है बच्चों, इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखें, पूरा देखें, जिससे आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल सकें। आराम से आप इसके नोट्स तैयार कर लीजिए, जिससे आपको परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अगर किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। मतलब क्या कह रहे हैं, यदि कोई संख्या हो आपके पास जिसमें से क्या करना है, 1/2 को घटाना है और जो आपको उत्तर प्राप्त होगा, घटाने के बाद जो आपको प्राप्त होगा उसमें 1/2 से गुणा कर देंगे और तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, कुल मिलाकर आंसर जो है, रिजल्ट है, आपको 1/8 मिलेगा। वह पूछ रहे हैं कि वह संख्या कौन सी है। तो हम मान लेते हैं कि माना संख्या x है। ठीक, माना संख्या x है। जो संख्या हमें ज्ञात करनी है, हमने मान लिया कि वह संख्या x है। हम कोई भी चर राशि ही मानते हैं, तो x y z में से आप कुछ भी मान सकते हैं। हमने मान लिया, माना वह संख्या x है। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न में जो कहा गया है उसको हम यहाँ पर जमाएंगे। प्रश्नानुसार कुछ नहीं करना होता है बच्चों, प्रश्न में जैसा जैसा कहा गया है वैसा वैसा हम इसमें करते जाते हैं। तो प्रश्न को पढ़ते जाएंगे, जो जो कहेगा हम वह वह उसमें करते जाएंगे। तो प्रश्न में है, अगर आपको किसी संख्या से, संख्या क्या मान ली हमने, x से, ठीक है, तो हमने मान लिया x, तो x संख्या से 1/2 घटाने पर, 1/2 घटाना है तो हमने उसमें से 1/2 घटा दिया और परिणाम को, परिणाम ये कहलाया ना कि x ऋण 1/2, परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर, इसको 1/2 से गुणा करना है, करने पर 1/8 प्राप्त होता है। मतलब बराबर क्या आता है आपका, 1/8। बस इसको हम सॉल्व कर देंगे। ठीक, यहाँ से हमें यदि 2 हटाना है तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर देंगे। यहाँ 2 हटाना है तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 गुणा 2, x ऋण 1/2 बराबर 1/8 और गुणा 2। तो ये 2 से 2 कट गया, यहाँ क्या हो गया, x ऋण 1/2 बराबर 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो 1/4। अब हमें क्या हटाना है, इसको 1/2 को, तो हम करेंगे दोनों पक्षों में, कैसे हटेगा 1/2, यदि ये आपका ऋण का 1/2 है, तो यदि हम आप इसमें धन का 1/2 जोड़ देंगे, मतलब 1/2 को जोड़ देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा यहाँ से। तो दोनों पक्षों में 1/2 जोड़ने पर ही हमारे पास x ऋण 1/2, हम क्या करेंगे इसमें धन 1/2, 1/4 है, हम इसमें क्या करेंगे धन 1/2। तो इसमें से 1/2 में से 1/2 जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ दोनों कैल्शियम लेंगे, कितना आ जाएगा 4, तो 1 धन ये आपका 2, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 3/4। तो आंसर में लिखेंगे हम, वह संख्या 3/4 है। मतलब वह संख्या जिसमें हम 1/2 घटाएं, फिर उसको 1/2 से गुणा करें तो हमें 1/8 प्राप्त होगा, वह संख्या 3/4 है। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है कि एक आयताकार तरण ताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दोगुनी से 2 मीटर अधिक है। एक तरण ताल एक आयताकार है ना, रेक्टेंगल शेप में है। तरण ताल का मतलब होता है स्विमिंग पूल। उसकी लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर आपको दिया गया है, तरण ताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 अधिक है।
जो लंबाई है वह यदि चौड़ाई को दोगुना कर दें और उसमें 2 जोड़ दें, तब वो लंबाई और चौड़ाई कैसी हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है, इसका मतलब हमें इसका परिमाप भी दिया गया है। क्या ज्ञात करना है? लंबाई और चौड़ाई। तो हम सबसे पहले मान लेंगे माना, आप इसको स्विमिंग पूल भी लिख सकते हैं, लेकिन जो प्रश्न में लिखा होता है हम अधिकतर वही चीज़ लिखते हैं जो प्रश्न में कहा गया है। तरण ताल की हम चौड़ाई मान लेते हैं कि चौड़ाई जो है वह x मीटर है। उसकी जो चौड़ाई है वह कितनी है? x मीटर। तब लंबाई क्या हो जाएगी? लंबाई उन्होंने कहा है कि 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक, मतलब 2 गुना में 2 जोड़ दिया, ये इतने मीटर इसकी क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी। परिमाप बराबर क्या होता है? किसी भी आयताकार वस्तु का परिमाप हम कैसे निकालेंगे? आयत के परिमाप के बराबर। तो आयत का परिमाप हमारा होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, है ना। हिंदी में आप लिखो तो 2 कोष्टक में ये L मतलब लेंथ, लंबाई धन V मतलब विड्थ, चौड़ाई। ठीक, तो 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। ठीक, यहाँ पे हमें परिमाप दिया गया है। परिमाप कितना दिया गया है? 154 मीटर। रख दीजिए 2। लंबाई कितनी आई हमारी? 2x धन 2। चौड़ाई कितनी है? x। लंबाई की जगह हमने ये 2x धन 2 रख दिया और चौड़ाई की जगह x रख दिया। ठीक, इसको 2 को हटाना है तो या तो पक्षांतर कर दो, इस 2 को यहाँ भेज दो। जब 2 को यहाँ भेज देंगे तो ये गुणा में है तो कहाँ जाएगा? भाग में। तो 154/2 बराबर हो जाएगा 2x और धन 2 धन x। ठीक, डिवाइड कर दो, मतलब 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। 2 सते 14 और फिर 2 सते 14, 77। और यहाँ पर देखो 2x और 1x मिलकर कितने हो जाएंगे? 3x धन 2। ठीक, अब इसको इस तरफ भेज देंगे, 2 को इस तरफ भेजेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 77 ऋण 2 बराबर 3x। तो 77 में से 2 गए, 75 बराबर 3x या 3x बराबर 75। तो x बराबर 75/3। इसको हमने यहाँ भेज दिया तो गुणा में था, कहाँ पहुँच गया? भाग में। तो 3 दूनी आपका 6, 3 दूनी 6 बचा 1, 3 5 15, तो कितना आ गया? 25। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 25। x हमने किसको माना था? यहाँ पर हमने x किसको माना था? चौड़ाई को, इसलिए चौड़ाई हमारे पास कितनी आ गई? चौड़ाई x बराबर 25 आ गई। ठीक, लंबाई बराबर क्या निकालना पड़ेगा हमें? लंबाई हमने क्या मानी थी? 2x धन 2, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 25 धन 2, तो 25 दूनी 50 धन 2 बराबर 52। ये मीटर में आएगा, है ना। 25 मीटर और 52 मीटर, तो ये हमारी आ गई लंबाई। तो हमारे पास जो आंसर हुआ वह क्या हुआ? चौड़ाई बराबर, ये हमारा आंसर है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई याद करनी थी। लंबाई बराबर 52 मीटर और चौड़ाई बराबर 25 मीटर। अगला प्रश्न, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है। जो समद्विबाहु एक त्रिभुज है जो कि समद्विबाहु का मतलब क्या है? उसकी 2 भुजाएं कैसी होंगी? एक समान। समद्विबाहु त्रिभुज का आधार जो है 4/3 सेंटीमीटर है। एक भुजा तो दी गई है, तो एक भुजा दी गई 4/3, तो हमें ज्ञात क्या करना है? बाकी की 2 भुजाएं, क्योंकि वो दोनों तो इक्वल होंगी। और इसका जो परिमाप दिया गया है 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है। उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। जो बराबर भुजाएं हैं उसकी माप ज्ञात करना है। ठीक है, हल जो दिया गया है वो लिख लेंगे। और क्या ज्ञात करना है? बराबर भुजाओं की माप। तो हम लिख लेते हैं माना समद्विबाहु त्रिभुज की, जो भी हमें ज्ञात करना है प्रश्न में,
उसको हम x मान लेंगे। तो त्रिभुज के बराबर भुजाओं की माप x, और ये सेंटीमीटर में दिया गया है तो इसको भी हम मानेंगे सेंटीमीटर में, तो x सेंटीमीटर है। ठीक है। इसके बाद त्रिभुज का परिमाप यहाँ पर दिया गया है तो हम लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप होता क्या है? त्रिभुज का परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग, मतलब तीनों भुजाओं का योग। परिमाप किसी भी आकृति का यदि हमें परिमाप निकालना होता है तो उसमें जितनी भी भुजाएं हैं उन सभी भुजाओं को हम जोड़ देते हैं और जो हमारे पास टोटल आता है वही उसका परिमाप होता है। यहाँ पर हमें परिमाप दिया गया है 4 सही 2/15, ये हमें परिमाप दिया गया है। और सभी भुजाओं का योग मतलब एक भुजा आपको दी गई है 4/3 और बाकी दो भुजाएं, एक x है और दूसरी भी क्या है x है, तो ये हमने रख दिया। अब इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले इसको तोड़ लेते हैं। इसको कैसे, मिश्रित भिन्न को कैसे तोड़ते हैं? सबसे पहले इन दोनों का गुणा करते हैं, 15 चौके 60 और इसको जोड़ देते हैं। तो 60 और 2 62 बटे कितना हो जाएगा 15 बराबर 4/3 और x कितने हो जाएंगे 2x। ठीक, अब हमें क्या करना है कि इस 4/3 को हटाना है, 4/3 को हटाना है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों से 4/3 घटा देंगे। ठीक है, घटाने पर घटाएंगे क्यों? क्योंकि ये धन का था तो धन की चीज़ को हटाने के लिए ऋण करना पड़ेगा, तो ये धन का है, इसमें से घटाएंगे। 62/15 बराबर 4/3 ऋण 4/3 धन 2x, और इसमें भी आपको आगे लिख देते हैं 4/3 क्या करना होगा, घटाना होगा। ठीक, तो ये तो संतुलित हो गया, 0 हो गया, ये हो गया आपका 2x। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका एलसीएम कितना आएगा 15। ठीक, इसको वापस से आगे पीछे लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका 62 और ऋण 15 में 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5। ठीक, तो 4 गुणा कितना हो जाएगा 5। इसको सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा 62 ऋण 20/15 बराबर 2x। ठीक, घटा दो, 62 में से 20 को कम कर दो तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये आपका हो जाएगा 4, 42/15 बराबर 2x। अब यहाँ से इस 2 को भी हटाना है तो क्या करेंगे, इसको यहाँ भेज देंगे तो ये हो जाएगा 42/2 गुणा 15 बराबर x। ठीक, तो 2 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा, ये 42 2 से डिवाइड हो जाएंगे तो 42 के आधे हो जाएंगे 21 और ये हो जाएगा आपका 15 बराबर x, या x बराबर हो जाएगा आपका 21/15। अभी भी ये थोड़ा सा छोटा हो सकता है, हम इसमें क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो ये 3 7 21 और 3 5 15, तो हमारे पास क्या आ गया 7/5। और जिस प्रकार से ये भुजाएं हमें दी गई थी यदि उसी प्रकार से लिखेंगे तो या इसको डिवाइड कर दे तो 5 एकम 5 बचेगा 2 और बटे 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार ये दोनों ही आपके आंसर हैं, आप ये लिखो या ये लिखो, दोनों एक ही बात है। तो इस प्रकार हम इनको हल करेंगे। बच्चों ज़्यादा टफ नहीं होते इस प्रकार के क्वेश्चन, बस ज़रूरत होती है इसमें जो आपको इबारत दी होती है क्वेश्चन में, उसको अच्छे से रीड करने की। यदि आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ना समझ गए तो हल करना कठिन नहीं होता है। तो पहले प्रश्न को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है और फिर जो जो उसमें कहा गया है वह हम उसमें करते जाएंगे। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 95 है। यदि दो संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो उनका योग कितना है 95 95। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, दो संख्याओं में एक संख्या जो है उससे 15 अधिक है, दूसरी से 15 अधिक है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या मानेंगे, हमें दिया गया है कि दोनों संख्याओं का योग क्या है, दिया है दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग दिया गया है 95।
ठीक है बच्चों, दोनों संख्याओं का योग लिख लिया 95। हम संख्या मानेंगे, माना पहली संख्या हम कुछ भी मान लिया हमने कि x है। पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से 15 अधिक है, तो हमारे पास जो दूसरी संख्या आएगी वह कितनी आएगी, दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, x धन 15, क्योंकि वह उससे कितनी है, 15 अधिक है। ठीक, अब इसके बाद प्रश्न में जो जो कहा गया है हम वो करेंगे। तो प्रश्नानुसार इसको हम जमा देंगे। प्रश्नानुसार कह रहा है दो संख्याओं का योग 95 है। हमने पहली संख्या क्या मानी है, x, और दूसरी संख्या क्या मानी है, x धन 15। इनको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 95, ये प्रश्न में कहा गया है। लिख दिया, अब इसको सॉल्व कर देंगे। तो x कितना हो जाएगा, 2x धन 15 बराबर 95। तो 2x बराबर इस 15 को हम इस तरफ भेज देंगे तो 95 ऋण 15। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2x बराबर 80। 2x बराबर 80, तो x बराबर कितना हो गया, 40। एक संख्या 40 है तो दूसरी संख्या, ठीक, ये हमें मिल गया पहली संख्या। आप हल में लिखोगे पहली संख्या x बराबर कितना हो गया, 40। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, x धन 15, मतलब 40 धन 15, और 40 और 15 इनको भी आप जोड़ दो तो कितनी हो जाएगी, 55। तो एक संख्या 40 तो दूसरी संख्या कितनी आ गई, 55। ये हमारा आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न, दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है। यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं हैं जिनका आपको अनुपात दिया गया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले मान लेते हैं हल। माना पहली संख्या जो अनुपात दिया गया है उन्हीं को हम मान लेंगे। पहली संख्या को मान लेते हैं 5x है। ठीक, और दूसरी संख्या जो अनुपात दिया गया है, दूसरी संख्या, क्योंकि देखो अनुपात कब निकलेगा, जब हम संख्या को डिवाइड कर देंगे, और जितना अधिकतम डिवाइड होता है उतना करते जाते हैं, और जब बच जाता है वो लिख देते हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि ये एग्जैक्ट संख्या नहीं है 5-3, ये बड़ी संख्याएं थी जिनको किसी संख्या से डिवाइड करके पता चला है कि ये इतनी बची, है ना। तो इस प्रकार से हम इसको मान लेते हैं कि यह 3x है। अब प्रश्न में जो कह रहा है हम वो लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में कह रहा है कि यदि उनमें अंतर 18 है, इनमें अंतर, यदि इनको हम घटा दें तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वह 18 है। इनका अंतर कितना है, 18 है। तो हम सबसे पहले इनको घटाते हैं। 5x ऋण 3x, यदि हम इनका अंतर करें तो कितना होगा, 18। अब हमें x की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी, मतलब वह संख्या आ जाएगी जिससे इसको दोनों को डिवाइड किया गया है ऊपर नीचे। तो 5 में से 3x गया, कितना बचा, 2x बराबर 18। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ जाएगा, आप इसमें 2 को यहाँ भेज दो तो 18/2। तो x बराबर कितना हो गया, 9। तो हमारे पास जो संख्याएं आई वह कितनी आई, तो हमारे पास जो आई पहली संख्या कितनी थी, 5x, मतलब 5 गुणा 9। पहली संख्या कितनी थी, 5x, तो 5 गुणा 9 बराबर 9 पन्ना कितनी हो गई, 45। पहली संख्या कितनी आ गई, 45। और दूसरी संख्या जो थी, दूसरी संख्या क्या थी हमारी, 3x। 3x मतलब 3 गुणा 9 बराबर कितनी आ गई, 27। तो पहली संख्या 45 और दूसरी संख्या 27। तो इस प्रकार हम इन प्रश्नों को करेंगे। बच्चों, हम आज की क्लास में इस पूरी प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि यह प्रश्नावली आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 1-2 क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आते हैं, और आगे भी कंपटीशन लेवल में भी इस प्रश्नावली से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ये आपको हमेशा काम आने वाली है। तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें।
अगला प्रश्न है, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। 3 लगातार पूर्णांक मतलब मान लो यदि x तो दूसरा हम क्या मानेंगे, उसके जस्ट बाद संख्याओं के बीच में अंतर कितना होता है, 1 का, 1 के बाद 2, उनके बीच में कितने का अंतर, 1 का, 2 के बाद 3 कितने का अंतर, 1 का, 3 के बाद 4 कितने का अंतर, 1 का। इसका मतलब जो लगातार यदि संख्या हम लिखेंगे तो उनके बीच में कितने का डिफरेंस होगा, 1 का, है ना। तो हम उसमें जोड़ते जाएंगे। तो इनने कहा है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो लिखते हैं, माना 3 लगातार पूर्णांक, जो 3 लगातार पूर्णांक है हम मान लेते हैं, पहला x है, दूसरा x धन 1 है, और तीसरा जो है हमारा x धन 2 है। तो 3 लगातार पूर्णांक हमने ये मान लिए। ठीक, अब प्रश्न में जो कह रहा है वो लिख लेंगे। तो सभी का योग 51 है, सबको जोड़ दो, x धन 1 और x धन 2, इनको जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है, 51। ठीक, तो जोड़ दो x और x, कितने x हो गए, 3x, और 1 और 2 कितना हो गया, 3 बराबर 51। ठीक, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3, 3 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x धन ये 1, यहाँ से 3 बाहर आ गया, यहाँ से भी 3 बाहर आ गया, बराबर 51। तो x धन 1 बराबर, इस 3 को इस तरफ भेजेंगे तो पहुँच जाएगा डिवाइड में, 3 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये आपका हो गया 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 साते 21। तो x धन 1 बराबर कितना आ गया, 17। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 17 ऋण 1 बराबर 16। तो जो हमारे पास x की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 16। अब संख्याएं क्या होंगी, ठीक, इसलिए हमारे पास जो पहला पूर्णांक आएगा वो कितना आएगा, पहले को तो हमने x ही माना था, x की वैल्यू आई 16, तो पहला पूर्णांक हमारे पास कितना हो जाएगा, 16। दूसरे को हमने माना था x धन 1, तो 16 धन 1 मतलब कितना आ जाएगा, 17। तीसरे को हमने माना था x धन 2, मतलब ये हो जाएगा आपका 16 धन 2, और 16 धन 2 मतलब 18। तो हमारे पास 3 पूर्णांक जिनको जोड़ने पर 51 प्राप्त हो रहा है वह एक है, 16 और 17 और 18। और देखो 3 लगातार पूर्णांक की बात हो रही थी, लगातार ही तो आए 16, 17 और 18। तो यदि इन 3 लगातार पूर्णांकों को हम जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 51 प्राप्त होगा। 7वां प्रश्न एक दिया है, 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है। जो 8 है, संख्या 8, उसके यदि हम 3 लगातार गुणज की बात करें, गुणज मतलब उसका जब हम टेबल पढ़ेंगे तो 3 लगातार टेबल पढ़ने से, जैसे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 या 24, तो इनको पढ़ने से जब हम इनका योग करेंगे तो कितना आना चाहिए, 888 आना चाहिए। गुणजों को ज्ञात कीजिए, वह गुणज ज्ञात कीजिए कि कितने बार टेबल पढ़ने से जो टोटल है वह इतना आएगा। ठीक, तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि माना 3 लगातार ठीक, तो हम मान लेते हैं माना 8 के 3 लगातार गुणज, लगातार गुणज हम मान लेते हैं कि पहला x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, x धन 8, और तीसरा क्या हो जाएगा, x धन 16। ठीक, तो हम 3 लगातार गुणज मान लेते हैं, x धन 8 और x धन 16। ठीक, तब प्रश्नानुसार जो प्रश्न में दिया गया है उसके अनुसार क्या होगा, प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे, इनको जोड़ के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, इसका मतलब इनको हमें जोड़ना है। तो x धन 8 x धन 16 बराबर 888। ठीक, तो जोड़ दीजिए, 1 2 3, 3 x हो गए। ठीक,
और 16 और 8 कितना हो गया 24 बराबर 888। ठीक, इस 24 को हटाना है तो या तो इस 24 को यहाँ भेज दो या दोनों में से 24 को हटा दो। इसको यहाँ भेजेंगे तो ये हो जाएगा 3x बराबर 888 ऋण 24। 3x बराबर 888 में से 24 घटाएंगे तो ये बचेगा 864। तो x बराबर, इसको यहाँ भेज देंगे, ये गुणा में था तो जाएगा भाग में, 864/3। तो x बराबर, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका बचेगा 288। आप कैलकुलेशन को एक बार ज़रूर चेक कर लें, जल्दबाजी में कैलकुलेशन गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब गुणज क्या आएंगे, तो हमारे पास जो गुणज आएंगे, अतः पहला गुणज हमने क्या माना था, पहला गुणज हमने माना था x, तो x बराबर 288, वही का वो आ गया। दूसरा गुणज क्या था, x धन 8। ठीक, तो x धन 8, इसमें आप 288 में 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 296। तो दूसरा गुणज क्या आ गया, 296। और तीसरा गुणज जो है, तीसरा गुणज हमने क्या माना था, x धन 16। तो हम इसमें जोड़ देंगे, 288 में 16 जोड़ेंगे, 288 में 16 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 304। ठीक, तो हमारे पास जो आंसर आए हैं वह आए हैं 288, 296 और 304। तो ये हमारे पास इसके आंसर आ गए। 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 तथा 4 से गुणा कर योग करने पर जो एक फल है 74 प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं आपको 3 लगातार पूर्णांक लेना। हम जैसे पिछले प्रश्न में लिया था x धन 1 और x धन 2। जब आपने ये 3 लगातार पूर्णांक ले लिए तो उन्हें क्रमशः पहले पूर्णांक को 2 से, दूसरे को 3 से और तीसरे पूर्णांक को 4 से गुणा करना है और इनको गुणा करके उसका योग करना है। इसको योग करने पर जो योगफल है वह कितना होना चाहिए, 74 होना चाहिए। तो और ये कह रहे हैं तीनों का जो 3 पूर्णांक आपने माने हैं x धन 1 और x धन 2, उनका अलग अलग मान निकाल के बताइए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। माना 3 लगातार पूर्णांक x धन 1, x धन 2 है। हमने मान लिया कि जो 3 लगातार पूर्णांक है x धन 1 और x धन 2 है। अब प्रश्न के अनुसार इन्हें कहा है कि इनका योग, सबसे पहले हम योग ही कर लेते हैं। x धन 1 और धन ये आपका x धन 2 बराबर 74। एक बात और कही है, इनको जब जोड़ेंगे तो 2, 3 और 4 से गुणा करना है, मतलब इसमें 2 से गुणा करना है और इसमें 3 से गुणा करना है। इस 3 लिख लो, धन को यहाँ लिख दो। ठीक, और इससे गुणा करना है हमें 4 से। ठीक, और फिर जब इसको जोड़ रहे हैं तो कितना होना चाहिए, 74 होना चाहिए। इसको हल करेंगे, 2x, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे तो 3x धन 3, धन इसको अंदर गुणा कर देंगे 4x धन 4 दूनी ये आपका 8 हो जाएगा बराबर 74। ठीक, x को एक साथ जोड़ लेंगे और अचर को एक साथ, तो ये आपका 2x, 3x और 4x, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 और 4 9। तो टोटल कितने x हो गए हमारे पास, 9x। धन इसको जोड़ेंगे तो 8 और ये आपका 3 11 बराबर 74। ठीक,
चूँकि 11 को हटाना है इसलिए इसको यहाँ भेज देंगे। तो 9x बराबर, हमें जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, समीकरण मिलेंगे, इसमें हमें जो भी चर दिया गया है XYZ दिया गया उसकी वैल्यू निकालनी होती है। और जब हम उसकी वैल्यू निकालनी होती है, किसी सिंगल की वैल्यू निकालनी है, तो जो भी उसके साथ है उसको हम वहाँ से हटाने का प्रयास करेंगे। तो इसको हमने यहाँ भेज दिया, तो ये हो जाएगा ऋण का 11। तो 9x बराबर आपका बचेगा 63। x बराबर 9 से डिवाइड कर देंगे या इसको यहाँ भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 63/9। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9 7 63 7। तो x की वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब इसके बाद जो हमने पूर्णांक माने थे वो हम देख लेंगे। तो हमारे पास जो पहला पूर्णांक है, पहला पूर्णांक हमने माना था x, तो कितना हो जाएगा 7। दूसरा पूर्णांक हमने क्या माना था, दूसरा पूर्णांक हमने माना था x धन 1, मतलब 7 धन 1 बराबर कितना हो जाएगा 8। और तीसरा पूर्णांक जो है वह हमने माना था x धन 2। तो 7 धन 2 बराबर कितना हो जाएगा 9। तो हमारे पास जो संख्याएं आई हैं वह कितनी आई हैं 7 8 और 9। ये लगातार वो पूर्णांक है जिनमें यदि हम क्रमशः इसमें 2 से, इसमें 3 से और इसमें 4 से गुणा कर दें तो इनको जब जोड़ेंगे इनका जो टोटल आएगा वह 74 आएगा। 9वां प्रश्न है, राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात दिया गया है। जो अभी उनकी आयु है वह है 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाता है। अब देखो 4 वर्ष बाद दोनों की आयु ही 4 वर्ष बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, आयु तो समय के साथ बढ़ रही है, ठीक। और उनकी वर्तमान आयु निकालना है, ठीक। तो जो हमें दिया गया है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। मान लिया हमने, माना राहुल की आयु कितनी है, पहले राहुल 5x है, ठीक। और हम मान लेते हैं कि हारून की आयु कितनी हो जाएगी, अपॉन 7 है, मतलब 7x है। अब इन्होंने बोला 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, तो 4 वर्ष बाद दोनों की आयु बढ़ेंगी, ठीक। तो प्रश्नानुसार जो भी प्रश्न में कहा गया हम उसको लिख लेते हैं। प्रश्नानुसार ये हमारे पास इन दोनों की आयु का योग 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद राहुल की आयु कितनी हो जाएगी, 5x धन 4 हो जाएगी। और हारून की आयु कितनी हो जाएगी, 7x धन 4, ये भी 4 बढ़ जाएगी और ये भी 4 बराबर। इनने कहा इनको जोड़ने से कितना आएगा 56, ठीक है। अब बस हमें इसको सॉल्व करना है। तो 5 और 7 ये हमारे पास कितने x हो गए, 12x। 4 और 4 कितने हो गए 8, बराबर कितना हो गया 56। तो 12x बराबर इस 8 को यहाँ भेज देंगे तो ये हो जाएगा 56 माइनस का 8, प्लस का था तो माइनस का हो गया। तो 12x बराबर कितना हो गया 56 में से आप इसको घटा दीजिए, ठीक है। 56 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा 48। तो x बराबर इस 12 को यहाँ भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा 48/12 और ये हो जाएगा आपका x की वैल्यू आ जाएगी 4। x की वैल्यू 4 आ गई। अब हमने इनकी जो आयु मानी थी वो हम रख लेते हैं। तो अतः वर्तमान आयु निकालनी है ना, तो राहुल की वर्तमान आयु 5x बराबर 5 गुणा 4 मतलब 20 वर्ष है, ठीक है। यहाँ ये हमने जो x मानी ये वर्ष में है, ठीक है, ये वर्ष में है, तो ये कितनी आ गई हमारे पास 20 वर्ष आ गए। इसी प्रकार हारून की आयु कितनी आ जाएगी, हारून की वर्तमान आयु 7x मानी थी तो 7 गुणा 4 और ये आपका 28 वर्ष। तो इनकी आयु आ गई 28 वर्ष, ठीक है बच्चों।
10वां प्रश्न है, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, बालक की संख्या जो है और बालिकाओं की संख्या इनमें कितने का अंतर है? 8 का अंतर है। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, ये हमें निकालना है। ठीक, चलिए अब इसको करते हैं। हम मान लेते हैं, देखो बालक और बालिकाओं की संख्या निकालनी है और अनुपात भी दिया गया है 7:5। तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं कि माना बालिकाओं की संख्या को मान लेते हैं x है। माना कि बालिकाओं की संख्या x है। ठीक, इसलिए बालकों की संख्या कितनी होगी? इसलिए बालकों की संख्या प्रश्न में कहा गया है कि बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, इसका मतलब है x धन 8 है। ठीक, बालक बालिकाओं से 8 ज़्यादा है। अब प्रश्न में जो कहा गया है हम उसको लिख लेते हैं। प्रश्नानुसार ने कहा है कि जो उनका अनुपात है वह 7:5 है। ठीक, तो इनका जो हम x धन 8/x, इन दोनों का अनुपात, हमारी जो बालक और बालिकाओं का अनुपात है वह कितना है? 7:5 है। अब इसको हल कर देंगे, तिर्यक गुणा यहाँ पर हम करेंगे। इसका 5 का गुणा यहाँ कर देंगे तो ये 5x धन 8 बराबर इस x का गुणा यहाँ कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 7x। ठीक, तो 5x धन 40 बराबर 7x। ठीक, इसको यहाँ ले आओ तो ये आपका हो जाएगा 40 बराबर 7x ऋण 5x, तो 2x बराबर 40, तो x बराबर ये हमारा आ गया यहाँ पर 20। ठीक, यहाँ पर यदि आपको उल्टा लग रहा हो तो आप पहले इसको लिख सकते हैं कि 40 बराबर 2x, इसको पलट के हमने 2x बराबर 40 लिख लिया, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 20। तो अतः बालिकाओं की संख्या x बराबर, हमने बालिकाओं की संख्या x मानी थी, तो बालिकाओं की संख्या कितनी आ गई? 20 है। ठीक, तो बालिकाओं की संख्या कितनी है? 20। और बालकों की संख्या जो थी बालिकाओं की संख्या से कितनी थी? 8 अधिक थी, तो जो बालकों की संख्या आ जाएगी कितनी आ जाएगी? 28। तो ये हमारे पास 20 और 28 इसका आंसर हो गया। हमारा 11वां प्रश्न है, बाइंचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। उसके पिताजी जो हैं दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है, उन तीनों की आयु का टोटल भी हमें दिया गया है, तो उनकी आयु जो है वो अलग अलग आपको ज्ञात करनी है। ठीक, हम मान लेते हैं, अब बाइंचुंग की आयु को ही मान के चलते हैं। माना बाइंचुंग की आयु को मान लेते हैं कि x वर्ष है। ठीक है, हमने बाइंचुंग की आयु मान ली कि x वर्ष है। अब इसके बाद कह रहा है कि उसके जो दादाजी हैं वह, उसके जो पिताजी हैं वह दादाजी से और उससे अलग अलग उसमें एज में बड़े या छोटे हैं। ठीक है, तो हम उसके हिसाब से इसको जमा लेते हैं। इसलिए बाइंचुंग के पिताजी की आयु क्या हो जाएगी? बाइंचुंग के पिताजी की आयु क्या होनी चाहिए? पिताजी जो हैं उससे 29 वर्ष बड़े हैं, इसका मतलब उनके पिताजी की आयु कितनी हो जाएगी? x धन 29 वर्ष।
ठीक है। उसके पापा की आयु हो जाएगी x धन 29 वर्ष। इसके बाद वाइनचुंग के दादाजी की आयु भी हम इसी से निकाल लेंगे। वाइनचुंग के दादाजी की आयु, दादाजी की आयु कितनी होगी? दादाजी जो हैं वह उसके पिताजी से भी बड़े हैं और उससे भी बड़े हैं, है ना। तो वाइनचुंग की आयु, जो उसके पिताजी की आयु है ना x धन 29 से, उससे कितने वर्ष बड़े हैं? 26 वर्ष बड़े हैं, है ना। तो ये उसके दादाजी की आयु हो जाएगी। इसको आप टोटल जोड़ के भी कर सकते हैं। तो x धन ये कितना हो जाएगा? 55 वर्ष। ये किसकी आयु हो गई? दादाजी की। तो हमने तीनों की आयु को अलग अलग मान लिया है। अब प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि यदि हम सबको जोड़ दें तो कितना होगा? 135 वर्ष। तो सबको जोड़ दो। x धन 29 धन x धन 55 बराबर कितना है? 135। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। x मतलब वाइनचुंग की आयु आ जाएगी, फिर उसके पिताजी और दादाजी की आयु हम निकाल लेंगे, ठीक। तो x कितने हैं? 3x धन 29 और 55। 29 और 55 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 84 बराबर 135। इसको इस तरफ भेज देंगे तो 3x बराबर 135 ऋण 84। 3x बराबर 135 में से 84 को कम कर दो तो ये हमारे पास बचेगा 51। तो x बराबर, इस 3 को इस तरफ भेजेंगे तो आ जाएगा डिवाइड में, तो 51/3। तो x की वैल्यू आ जाएगी 17। x की वैल्यू आ गई 17। अब हमें इनकी अलग अलग वैल्यू निकालनी है, मतलब आंसर लिखना है। अतः वाइनचुंग की आयु, वाइनचुंग की आयु आ गई हमारे पास 17 वर्ष, ठीक। तो उसके पिताजी की आयु, पिता की आयु, उसके पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 17 धन 29, 29 साल बड़ा है। तो 17 धन 29 और ये हो जाएगा आपका 17 29 46 वर्ष, ठीक। उसके जो दादाजी हैं, दादाजी की आयु, दादाजी की आयु कितनी आ जाएगी? ये था 17 धन कितनी थी दोनों का टोटल? 55। तो 17 धन 55 और ये आपका टोटल हो जाएगा 72 वर्ष। तो ये तीनों की अलग अलग आयु आ गई, वाइनचुंग की, पिताजी की और दादाजी की। तो ये हमारा आंसर है, ठीक। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुना हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है। तो क्या कह रहे हैं? 15 साल बाद 4 गुना हो जाएगी, तो हम उसी के अकॉर्डिंग मान लेंगे। माना रवि की वर्तमान आयु x वर्ष है। आयु तो हमेशा वर्ष में होती है ना, तो इसको हम वर्ष में ही मानेंगे, x वर्ष है। इसलिए 15 वर्ष बाद रवि की आयु, 15 वर्ष बाद रवि की आयु कितनी हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी, मतलब जो अभी आयु है उसकी 4 गुना 4x हो जाएगी, ठीक। परंतु 15 वर्ष बाद रवि की आयु, ये तो इसके अनुसार हो गई कि 4 गुना हो जाएगी। यदि हम देखें कि 15 वर्ष बाद कितनी होगी तो उसमें 4 जुड़ेंगे ना, 4 गुना कैसे हो जाएगी? तो लिख लेते हैं इसको, परंतु 15 वर्ष बाद रवि की आयु, इसको क्या करनी होगी? 15 धन ये हम मानेंगे 15 सॉरी
15 धन x या फिर x धन 15, है ना, प्लस कर रहे हैं इसलिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, x धन 15 मान लेंगे। ठीक, अब प्रश्न अनुसार इसको जमा देते हैं। बस ज़रूरत होती है प्रश्न को अच्छे से समझने की, उसके बाद फिर प्रश्नों को जमा दिया, फिर हल करना कठिन नहीं होता है। ठीक, जमा देंगे तो ये हो जाएगा 4x बराबर x धन 15। ठीक, 4 साल बाद आयु 4x होगी, जबकि हमारे पास x धन 15 है। ठीक है, तो ये यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 4x ऋण x बराबर 15। इसको हमने यहाँ भेज दिया तो ये हमारे पास कितना बचा, 3x। तो x बराबर के 5 15, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। अतः रवि की वर्तमान आयु कितनी आ गई, 5 वर्ष, और यही हमें ज्ञात करना था। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया। एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर ऋण 7/12 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब हमारे पास एक परिमेय संख्या है तो हम परिमेय संख्या ही मानेंगे, और 5/2 से उसको गुणा करना है, फिर उसमें 2/3 जोड़ देना है। ठीक, प्रश्न के अनुसार हम करते हैं। तो माना परिमेय संख्या x है, हमने परिमेय संख्या मान ली कि वह x है। तब प्रश्नानुसार परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करने पर, मतलब जो हमारे पास परिमेय संख्या है उसको हमें किससे गुणा करना है, 5/2 से। हमने गुणा कर दिया, फिर उसमें 2/3 जोड़ने पर, तो 2/3 जोड़ दिया, कितना प्राप्त होता है, ऋण का 7/12 हमें प्राप्त होता है। अब इसको हल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है, 2/3, इसको इस तरफ भेज देंगे। 5/2 धन x बराबर ऋण का 7/12, और ये इस तरफ जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ऋण का 2/3। पहले इसको हल करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा एलसीएम, इसका आ जाएगा 12, ऋण का 7, ऋण 12 में 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, तो 2 गुना हो जाएगा 4, तो हो जाएगा ऋण का 7 और 4 दूनी 8, ऋण का 8/12, मतलब ये हो जाएगा आपका 8/7, ये ऋण का 15/12। यदि हम इसको 3 से डिवाइड कर दें तो ऋण का 5/4, तो 5/2 x बराबर कितना आ गया, 5/2 x बराबर आ गया ऋण का 5/4। अब ये 5/2 भी एक्स्ट्रा है, तो हम क्या करेंगे कि इसको इस तरफ भेज देंगे। जब इस तरफ भेजेंगे तो ये 5 जो है, पहले 5/4 लिख लो, ये जो 5 था गुणा में था, तो ये कहाँ आएगा, भाग में आएगा। ये भाग में था तो कहाँ जाएगा, गुणा में। इसका मतलब ये क्या है, आपका टोटली क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो x की वैल्यू, अब इसको आपस में 5 से 5 तो डिवाइड हो गया, ऋण का 2/4, और ये आपका क्या आ गया, ऋण का 1/2। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई है, ऋण की 1/2 ये वैल्यू आ गई, मतलब वह परिमेय संख्या ऋण 1/2 है। लिख देंगे, अतः ऋण 1/2 है। लक्ष्मी एक बैंक में खंचासी है, मतलब एक अपने हिसाब से क्लर्क है ना, उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये वाले नोट हैं। उनकी संख्याओं में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है, और उनका जो कुल मूल्य है वह हमारे पास कितना है, इसको आप पढ़ लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, कितना है, 4 लाख रुपए है। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने नोट हैं, ये हमें निकालना है। ठीक, तो माना माना 100 रुपये और 50 रुपये और 10 रुपये
के नोट की संख्या। जो हमें अनुपात दिया गया है उसी के अनुपात में मान लेंगे। तो हमने मान लिया 2x, 3x और 5x है। हमने 100 कितने मान लिए, 2x, 50 मान लिए, 3x, 10 को मान लिया 5x, ये है। प्रश्नानुसार 100 गुणा 2x धन 50 गुणा 3x धन, और ये आपके पास 10 रुपये के नोट थे। 10 रुपये के नोट कितने हैं, 5x है, और इन सभी का टोटल कितना है, 4 लाख रुपये। 2, 3, 5 है ना। तो टोटल कितना है इनका, 4 लाख रुपये है। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो गया 200x धन 5 दिया, ये आपका कितना हो गया 150, 150x, ये हो गया आपका 50x बराबर 5 लाख। ठीक, इनको टोटल को जोड़ देंगे तो ये आपका 200, 200, 400, 400x बराबर 4 लाख। ठीक, तो x बराबर, ये गुणा में है तो कहाँ पहुँचा देंगे, डिवाइड में, बटे 400। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से 4 कट गया, तो ये हमारे पास कितने बचेंगे, x बराबर कितना बचा, 1000। तो x की वैल्यू आ गई 1000। ठीक, अब जो हमने माना था उसके हिसाब से कर लेंगे। इसलिए 100 रुपये वाले नोट की संख्या। 100 रुपये वाले नोट हमारे पास कितने थे, 100 रुपये वाले नोट कितने थे, 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी थी, 2x। ठीक, तो ये 2x मतलब 2 गुणा 1000 मतलब कितने हो गए हमारे पास, 2000। ठीक, तो 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी हो गई, 2000। इसके बाद 50 रुपये के नोटों की संख्या, नोट की संख्या, 50 वाले नोट की संख्या कितनी थी यहाँ पर, 3x मतलब 3 गुणा आपका 1000 मतलब कितना हो गया, 3000। 10 रुपये वाले नोटों की 10 रुपये वाली नोटों की संख्या थी 5x, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 1000 मतलब कितना हो गया, 5000। तो इस प्रकार ये हमारे सभी नोटों की संख्या आ गई। तो क्रमशः कितनी आई, पहले की 2000 100 रुपये के नोटों की संख्या, 50 रुपये के नोटों की संख्या 3000, और 10 रुपये की नोटों की संख्या आ गई हमारे पास 5000। अगला क्वेश्चन है, मेरे पास 300 रुपये मूल्य के 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये वाले सिक्के हैं। मतलब टोटल कितना है उसका, 300। ठीक, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये वाले सिक्के हैं। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये, 5 रुपये वाले सिक्के की संख्या की 3 गुनी है। जो 2 रुपये वाले सिक्के हैं 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से 3 गुना है, और सिक्कों की कुल जो संख्या है वह 160 है। मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, यह वह पूछ रहा है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे जो सिक्कों का कुल मूल्य है, सिक्कों का कुल मूल्य हमें कितना दिया गया है, 300 रुपये। ठीक है, सिक्कों का जो हमारे पास कुल मूल्य है वह कितना है, 300 रुपये है। माना 5 रुपये के
सिक्कों की संख्या, हमने 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या को मान लेते हैं x। ठीक, तो अब इससे हमें निकल जाएगा, क्योंकि 2 रुपये के सिक्के जो थे वह 5 रुपये की संख्या से 3 गुने थे, तो हमारे पास अब निकल जाएंगे 2 रुपये के सिक्कों की संख्या। तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी, उन्होंने बोला था कि कितनी है आपके पास, 3 गुनी है, तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या हो जाएगी 3x। ठीक, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ ने बोला था 3 गुनी है, सिक्कों की कुल संख्या 160 है, तो सिक्कों की कुल संख्या 160 है, तो हम उसको उसमें से निकाल देंगे। ठीक, तो जो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या आएगी वह कुल कितने हैं, 160। यदि हम 160 में से इसका और इसका टोटल निकाल दें तो हमारे पास 1 रुपये के सिक्कों की संख्या आ जाएगी, सॉरी ये x धन 3x है ना, तो ये हमारे पास 1 रुपये के सिक्कों की संख्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 160 ऋण 4x। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या यहाँ पर आ गई। ठीक, अब प्रश्नानुसार इसको जमा लेंगे। ठीक, प्रश्नानुसार उन्होंने क्या कहा है कि सभी का टोटल, मतलब उनमें जो कुल मूल्य है सिक्कों का, वो कुल मूल्य कितना है हमारे पास, 300 रुपये है, तो ये हमारे पास 5 गुणा x धन 2 गुणा 3x, ठीक, धन 1 गुणा 160 ऋण 4x बराबर कितना है, कुल 300। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 5x धन 6x, ठीक, धन 160 ऋण 4x बराबर 300। ये हो गया 6 और 4 10, सॉरी 6 और 5 11, 11x में से 4x गए, तो आपके पास टोटल कितने बचे, 7x धन 160 बराबर 300। तो 7x बराबर, इसको यहाँ भेज देंगे, 300 ऋण 160, तो 7x बराबर हमारे पास कितना आ गया, 140। तो x बराबर कितना आ गया, 20। x की वैल्यू आ गई 20। तो अब यहाँ से हम निकाल लेंगे 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या और 5 रुपये के सिक्के। ठीक है, तो कितने कितने सिक्के हैं ये हम यहाँ से निकाल लेंगे। अतः 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 20 हो गई। ठीक है, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, 2 रुपये के सिक्के कितने थे, 2 रुपये के सिक्के थे 3x, तो ये 3 गुणा 20 मतलब कितने हो गए, 60। और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या थी 108 ऋण 4x, 160 ऋण 4x, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास टोटल हो जाएगा 80। तो ये हमारे पास अलग अलग सिक्कों की संख्या आ गई, एक ये हमारे तीनों आंसर हैं। 16वां इस प्रश्नावली का हमारा अंतिम प्रश्न है। एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को, मतलब जो भी प्रतिभागी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है उन सभी को 25 रुपये तो मिलेंगे, पार्टिसिपेट करने के 25 मिलेंगे। 100 किसे मिलेंगे, जो जीतेगा। यदि पुरस्कारों में बांटी गई कुल राशि 3000 रुपये थी तो 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या क्या थी। मतलब टोटल 63 प्रतिभागी थे जिन्होंने भाग लिया, तो इन 63 को 25 रुपये के मानदेय से तो मान मिला ही होगा। सिर्फ हमें उनकी जांच करनी है जिन्होंने 100 रुपये प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिया है पुरस्कारों में कुल बांटी गई राशि, है ना,
पुरस्कारों में बांटी गई राशि कितनी है? वह राशि रुपये 3000। ठीक, 3000 रुपये उन्होंने बांटे हैं। और हम मान लेते हैं, माना विजेताओं की संख्या x है और विजेता को कितने मिलने हैं? 100। ठीक है, विजेताओं को कितने मिलने हैं? 100। और विजेता को छोड़कर यदि हम विजेताओं को छोड़ दें, है ना, तो उसको छोड़कर जो प्रतिभागी बचेंगे उनकी संख्या कितनी है? कुल प्रतिभागी कितने हैं? 63। छोड़कर शेष प्रतिभागों की संख्या, यदि हम टोटल में से जीतने वालों को निकाल देंगे, टोटल हमारे पास 63, यदि हम उसमें से जीतने वाले x को निकाल देंगे तो हमारे पास शेष बचेंगे जिनको 25-25 मिलना है ना। अब इसको प्रश्न के अनुसार जमा लेंगे। प्रश्न अनुसार 100 गुणा x धन, यहाँ पर 25 के मान से आप ये 225 तो सबको मिलने ही थे, है ना, तो 63 x, इनको 25 के हिसाब से मिलने थे, जीतने वाले को 100 के हिसाब से मिलने थे। और कुल कितना था हमारे पास? 3000। बांटने तो ये 3000 है। ठीक, तो ये हमारे पास कितना हो गया? 100x, इसको अंडर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 63 गुणा 25, इनका हो जाएगा 1575। आप इसको एक बार और गुणा करके देख लें यदि कोई गड़बड़ हुई हो तो। ऋण 25x बराबर 3000। 100 में से 25x कम कर देंगे तो कितना बचेगा? 75x। और ये आपका 3000 ऋण, ये हमने इसको इस तरफ भेज दिया है, इसको इस तरफ भेजेंगे, धन का है तो क्या हो जाएगा? ऋण का। 3000 में से 1575 आपको कम करने हैं, तो 75x बराबर, इसको घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 1425। ठीक, तो अब ये देखो यहाँ पे 75 है, 1425, इसको इस तरफ भेज देंगे, ये गुणा में है तो कहाँ जाएगा? भाग में। 1425 बटे कितना हो जाएगा? 75। 75 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए 19। ठीक, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 19। तो अतः विजेता कितने हैं? 19। अतः विजेताओं की संख्या बराबर 19 है। ठीक, तो ये हमारा इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न था। मिलते हैं हम अगली प्रश्नावली में आगे के क्वेश्चनों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, है ना, क्योंकि इसमें सभी प्रश्न आपके उसमें हल करवाए गए हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।